कि जब भी साइल की दो अनइक्वल लेवल्स होते हैं तो उस केस में हमें साइल को रिटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम वाल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम रिटेनिंग वाल कहते हैं। इसी तरह वाटर टैंक्स में भी यूज़ होती है जब आपका वाटर लेवल डिफरेंस होता है तो उस केस में भी वाटर को रिटेन करने के लिए भी जो वाल होगी उसको भी हम रिटेनिंग वाल कह सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वाल है। ग्रेविटी रिटेनिंग वाल है जो अपने सेल्फ वेट की वजह से सॉइल प्रेशर को रेजिस्ट करती है। सेमी ग्रेविटी, ये भी ग्रेविटी वाल की तरह है लेकिन इसमें हम लाइट रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप थी कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल जो कॉमन यूज़ होती है, आरसीसी की ये वाल होगी। पहली दो उस वक्त यूज़ होती हैं जब हाइट कम हो। कैंटिलीवर वाल अप टू 20 फीट जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद काउंटर फोर्ट और बटरस रिटेनिंग वाल, ये दो रिटेनिंग वाल हैं जो कि आरसीसी वाल की एक टाइप है, यानी कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल ही होती है लेकिन इसमें हम ये एक एक्स्ट्रा ट्राई एंगुलर वाल प्रोवाइड करते हैं जो स्टीम और बेस को आपस में टाई अप करती है। अगर ये बैकफिल की तरफ है ये वाल तो इसको हम काउंटरफोर्ट वाल कहते हैं। अगर ये फ्रंट साइड पे है वाल तो इसको हम बटरस वाल कहते हैं। उसके बाद थी अबटमेंट्स, ब्रिज अबटमेंट्स। यहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है, ब्रिज एंड होता है। वहाँ पे जो उसकी सपोर्ट होगी उस पर भी एक तरफ सॉइल प्रेशर आएगा, उसको हम यानी रिटेनिंग वॉल कंसिडर करेंगे। वो जो ब्रिज के बिटवीन में मिडल में जो सपोर्ट होती हैं उनको हम पियर्स कहते हैं क्योंकि उसमें दोनों तरफ वो फ्री होता है, उसमें कहीं सॉइल का प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा होता। लास्ट वन थी बेसमेंट वॉल। अगर नेचुरल सरफेस से हम 10-20 फीट बॉटम पे जाते हैं तो अब एक तरफ सॉइल प्रेशर एग्जर्ट करेगी जो एक्सटीरियर वॉल होगी हमारी बिल्डिंग की, तो वो भी हम एज ए रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद जो फोर्सेज ऑन रिटेनिंग वॉल में मेनली टू फोर्सेज थी। एक जो एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उसका ग्रेविटी लोड है रिटेनिंग वॉल का। और दूसरा जो उसके ऊपर सॉइल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो जो सॉइल प्रेशर है वो इतना यानी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसके लिए जो सॉइल मैकेनिक थ्योरीज हैं वो यूज़ होती हैं। तो नॉर्मली दो टाइप्स के सॉइल प्रेशर्स होंगे। एक को हम कहेंगे एक्टिव प्रेशर जो कि रिटेन्ड मटेरियल रिटेनिंग वाल के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, यानी प्रेशर अवे फ्रॉम द backfill material is called active pressure and passive towards the retained material is called passive pressure। तो ये एक्टिव प्रेशर है जो कि रिटेनिंग मटेरियल रिटेनिंग वाल के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, तो इस तरह यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। बॉटम पे मैक्सिमम होगा और टोटल होगा सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एच ए, तो सी ए डब्ल्यू एस स्केयर बाई 2 ये टोटल एक्टिव प्रेशर होगा और मैक्सिमम एक्टिव प्रेशर सी ए डब्ल्यू इंटू एच। सी इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर होगा, डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, एच हाइट ऑफ रिटेनिंग वाल है। इसके बाद ये पैसिव प्रेशर है जो कि रिटेनिंग वाल को बैलेंस करेगी। एक्टिव प्रेशर तो रिटेनिंग वाल को ओवरटर्न करेगी, स्लाइड करेगी। तो पैसिव प्रेशर जो फ्रंट साइड पे यानी सॉइल है इसकी वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द रिटेन्ड मटेरियल, उसकी भी इसी तरह ट्रायंगुलर वेरिएशन होगी। बॉटम पे वैल्यू मैक्सिमम है और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के ऊपर ये वैल्यू जो है वो टोटल होगी। और सेंट्रॉइड एक्ट करेगा यानी टोटल प्रेशर एक्ट करेगा सेंट्रॉइड पे यानी h/3 फ्रॉम बेस। अब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर्स के लिए दो थ्योरी थी। फर्स्ट रैंकाइन थ्योरी है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर लेते हैं 1 माइनस साइन फाई ओवर 1 प्लस साइन फाई। अगर जो रिटेन्ड मटेरियल का जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, यानी ये 0 डिग्री हो, इसमें इंक्लाइंड ना हो, तो ये फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे सी ए के लिए। अगर ये यानी इस तरह रिटेन्ड मटेरियल हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल ड्रा कर रहा है डेल्टा, उस केस में फिर हमारा फार्मूला यूज़ होगा 14.6। तो यहाँ से टोटल प्रेशर और एक्टिव प्रेशर मैक्सिमम और टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने बताया था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकफिल के अगेंस्ट उनकी डेंसिटी है, यानी यूनिट वेट है एफपीएस यूनिट में और एसए यूनिट में। और लास्ट में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। जो जो सॉइल कोहेसिव सॉइल से कोहेजन लेस की तरफ आएगी तो फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो जो फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर कम होता जाएगा। अब इक्वेशन 14.6 और 14.4 कह लें, इसको यूज़ करते हुए ये सी ए कैलकुलेट किया हुआ है। ये डेल्टा है जो कि रिटेन्ड मटेरियल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। ये 28 से लेके 40 तक फाई की वैल्यूज हैं।
तो इसके अगेंस्ट ये सी ए कैलकुलेट हुआ है। इसी तरह पैसिव प्रेशर रेसिप्रोकल ऑफ एक्टिव प्रेशर होता है, सी पी इज इक्वल टू 1/सी ए। तो ये अब आपका 1 + sin⁵ ऊपर आ जाएगा, 1 - sin⁵ नीचे आ जाएगा। तो सी पी कैलकुलेट करके यहाँ से एच पी हम निकाल लेंगे। ये अगर इंक्लाइंड हो तो उस केस में डेल्टा का फार्मूला 14.9 फिर सी पी के लिए यूज़ होगा। 14.9 और 14.7 कह लें यूज़ करके हम सी पी कैलकुलेट करते हैं, ये टेबल 14.3 में। कॉलम थ्योरी है, मैंने कहा था इसके बाद आप इसमें इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। सी ए की वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी वो सी पी की, लेकिन हम रेनकाइन अप्रोच से जो सी ए सी पी है वही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो फिर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसको भी हमने रिटेनिंग वाल में कंसिडर करना है। नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ सरचार्ज। सम टाइम जहाँ पे रिटेनिंग वाल आपकी यानी स्टीम के साथ ही कोई कंस्ट्रक्शन हुई हुई है या कोई जो है यूँ समझें कि कोई व्हीकुलर लोड गुजर रहा है, सरचार्ज है, तो उस सरचार्ज का भी इफेक्ट होता है रिटेनिंग वाल के ऊपर। तो सरचार्ज के इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने सरचार्ज हाइट निकालनी होती है, जो सरचार्ज वेट डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है, ये सरचार्ज हाइट आ गई। सरचार्ज हाइट को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर से, यूनिट वेट ऑफ सॉइल से यानी यूनिट वेट ऑफ बैकफिल से, तो ये पी एस आ जाएगा यानी सरचार्ज प्रेशर। और इसको ये वेरी करेगा यूनिफॉर्मली, वो तो ट्रायंगुलर ही वेरी कर रहा था ना, यानी जो बैकफिल का प्रेशर है वो टॉप पे तो 0 था, बॉटम पे मैक्सिमम था। सरचार्ज का जो प्रेशर है इफेक्ट है ऑन रिटेनिंग वाल, वो कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा और वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे सी ए डब्ल्यू एच एस इंटू एच, जैसे रेक्टेंगल का जो एरिया बनेगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया, ये सी ए डब्ल्यू एच के बाई 2, ये प्रेशर ड्यू टू बैकफिल है और ये एक्टिव प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज है, दोनों को ऐड करें तो टोटल एक्टिव प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, अगर सरचार्ज जो है वो स्टीम से जो जितना अवे होता जाएगा उसका इफेक्ट स्टीम पे कम होता जाएगा, रिटेनिंग वाल पे इफेक्ट कम होता जाएगा, तो जो रिड्यूस इफेक्ट है वो हम निकालेंगे सरचार्ज से। एक लाइन 45 डिग्री की ड्रा करेंगे जहाँ पे ये बी को रिटेनिंग वाल को कट करेगा, इतनी हाइट हमने रिड्यूस लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल रिटेनिंग वाल की हाइट 10 है और सरचार्ज जो है वो किसी डिस्टेंस पे है एक्ट कर रहा, तो फिर आपने ये जब लाइन ड्रॉ की तो मे बी ये आपकी 5 फीट रह गई हो, तो इट मीन्स कि फिर 5 फीट तक का इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद था फ्रिक्शन ऑन द रिटेनिंग वाल बेस। तो ये जो सरचार्ज का प्रेशर है या फिर बैकफिल का प्रेशर है, ये रिटेनिंग वाल को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है। तो इस पुशिंग फोर्स को या स्लाइडिंग फोर्स को जो रेजिस्ट करेगा वो सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग मटेरियल है या रिटेनिंग वाल का जो अपना वेट है वो है, और उसके बाद फ्रिक्शन है, बेस अब सॉइल के साथ कांटेक्ट हुई हुई है, तो जितनी इनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतना गोया कि स्लाइडिंग फोर्स को इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ आपकी एक्टिव प्रेशर भी है, पैसिव प्रेशर भी है। पैसिव प्रेशर भी एक्टिव प्रेशर के अपोजिट साइन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस तरह हम रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो कि म्यू आर प्लस एच पी होगा। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर टोटल वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड मटेरियल है, और एच पी पैसिव प्रेशर है। एफ और एच ए की यानी रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय ओवर डिवाइडेड बाय स्लाइडिंग फोर्स, इन दोनों की रेशियो लेंगे तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा जो कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए अगर एच पी को कंसिडर करें। अगर एच पी को निगलेक्ट करें तो फिर 1.5 ये फैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए एटलीस्ट। सेकेंड था स्टेबिलिटी चेक अगेंस्ट ओवर टर्निंग। अब जैसे ये एक्टिव प्रेशर और ड्यू टू सरचार्ज और एक्टिव प्रेशर ड्यू टू बैकफिल ये स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही ये रिटेनिंग वाल को ओवरटर्न करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस ओवरटर्निंग मूवमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है इसको आपने लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर सिर्फ सॉइल का प्रेशर है तो सॉइल प्रेशर इनटू लीवर आर्म, ये हमारे पास ओवरटर्निंग मूवमेंट आएगा। और अगर सॉइल का प्रेशर भी है और सरचार्ज का भी प्रेशर है तो फिर दोनों को अपने अपने लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सरचार्ज के लिए लीवर आर्म होगा h/2 और सॉइल प्रेशर के लिए लीवर आर्म होगा h/3, तो इससे हमारे पास ओवरटर्निंग मोमेंट आ जाएगा। इस मोमेंट को जो बैलेंस करता है वो सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वाल है। तो
W1 X1 W2 X2 W3 X3 ये बैलेंसिंग मोमेंट होगा, यानी जो सेल्फ वेट है स्टीम का, सेल्फ वेट है बेस का, सेल्फ वेट है बैकफिल का इनटू लीवर आर्म, ठीक है। ये X1 X2 X3 इससे मल्टीप्लाई करें, बैलेंसिंग मोमेंट आ गया। बैलेंसिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवर टर्निंग मोमेंट, ये फैक्टर भी 2 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने बताया था कि एक चेक हम ये करते हैं कि जो इन सब का समेशन यानी जो रिजल्टेंट है वो कहीं बेस को कट करेगा, तो वो मिडल थर्ड में कट करना चाहिए, ठीक है जी। अगर बिल्कुल सेंटर पे करे वो तो रिटेनिंग वॉल के केस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट वो मिडल थर्ड में हो ताकि जो फुल बेस है उस पर प्रेशर आए और वो प्रेशर हो भी कंप्रेशन में। अगर फर्स्ट थर्ड में आ गया या लास्ट थर्ड में आ गया तो फिर ये आपके ट्रेपेजोइडल नहीं बनेगी बल्कि ट्रायंगल बनेगी, एक तरफ टेंशन आएगी एक तरफ कंप्रेशन आएगी, इसको हमने अवॉइड करना होता है। और उसके बाद प्रोपोर्शनिंग थी, ये मैंने आपको एक फिगर बताई थी कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल के लिए हम रिटेनिंग वाल का एक प्री लैमिनरी साइज लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो स्लाइडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट सॉइल प्रेशर, ये चेक करते हैं। तो हाइट कितनी लेंगे, जितनी दो लेयर्स में डिफरेंस है प्लस 3 to 4 फीट बिलो, ये हाइट ऑफ रिटेनिंग वाल होगी। और क्या ये जो स्टीम है इसकी थिकनेस टॉप पे कम लेंगे क्योंकि ये कैंटिलीवर है, फ्री एंड है इसका, ये फिक्स एंड है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा लेंगे क्योंकि जो जो बॉटम की तरफ आएंगे प्रेशर शेयर मूवमेंट बढ़ता जाएगा। तो टॉप पे 8 to 12 इंच लें और बॉटम पे H/12 to H/10 वेरी होगी। जितनी बेस पे ये थिकनेस होगी स्टीम की इतनी ही बेस की थिकनेस यहाँ पे लेंगे। और ये यहाँ पे बेस के जो फ्री एंड पे थिकनेस है वो 12 इंच तक ले लें और टोटल जो लेंथ ऑफ बेस है वो 2/5 to 2/3 ऑफ एच होगी। तो ये प्रोपोर्शनिंग हम इस तरह करते हैं। फिर कुछ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी कि मिनिमम थिकनेस 4 इंच से कम ना हो, मिनिमम स्टील एरिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये गिवन था कि ये इन वैल्यूज से कम ना हो, और मैक्सिमम स्पेसिंग 18 इंच से ज़्यादा ना हो। वॉल थिकनेस अगर 10 इंच से एक्सीड कर गई तो दोनों फेसेस पे यानी वॉल के इनर फेस पे भी और आउटर फेस पे भी हम स्टील प्रोवाइड करेंगे। और मिनिमम फ्लेक्चर एनफोर्समेंट देंगे बेस में, टेम्परेचर एनफोर्समेंट फ्लेक्चर एनफोर्समेंट इन दोनों के साथ जो स्टील आएगा उसको कंपेयर करेंगे। ये कुछ प्रोपोर्शनिंग थी। ड्रेनेज का मैंने बताया था आपको कि बैकफिल में अगर वाटर पेनिट्रेट कर जाए और वो कहीं एस्केप ना हो, ड्रेन आउट ना हो, तो उसका भी प्रेशर वॉल के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं ड्रेनेज की। फर्स्ट टेक्निक है कि हम रिटेनिंग वॉल के अंदर ही वीप होल्स दे देते हैं ताकि, और बैक साइड पे ग्रेवल यूज़ करते हैं ताकि यहाँ से पानी एंटर हो और वो वीप होल्स के ज़रिए से ड्रेन आउट हो जाए। दूसरा ये कि हम परफोरेटेड पाइप दे देते हैं ताकि वाटर इसमें एंटर होके यहाँ से स्केप हो जाए। थर्ड इंक्लाइन ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ वन पेव्ड सरफेस कर देते हैं ताकि पानी इसमें जो है पेनिट्रेट ही ना करे। ये बिचुमन कर दिया, ये कंक्रीट कर दी इस पे बैकफिल पे ताकि पानी इसमें पेनिट्रेशन ना हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो अभी हम आज जो हमारा लेक्चर था वो है एग्जाम्पल 14.1। नेक्स्ट अब 3 एग्जाम्पल हैं रिटेनिंग वाल। एक ग्रेविटी रिटेनिंग वाल की एग्जाम्पल है, ये सेमी ग्रेविटी की। दूसरी एग्जाम्पल है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल की, और तीसरी बेसमेंट वाल की। तो ये 3 एग्जाम्पल 1 by 1 हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 14.1। The trial section of semi-gravity plain concrete retaining wall is shown in figure. It is required to check the stability of wall against overturning, sliding and bearing pressure under the footing. Weight of backfill is 110 pound per cubic feet. Angle of internal friction is 35 degree and coefficient of friction between concrete and soil is 0.5. Allowable soil pressure is 2.5 cube per square feet and FC prime is 3 kSA. तो ये हमारा गिवन डाटा है। फिगर में इस तरह हमें ये रिटेनिंग वॉल गिवन है। तो ये ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है इसलिए इसकी स्टीम थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। टॉप पे ये देखिए 1 फीट है और ये ट्रिपोजाइडल है। बॉटम पे ये थिकनेस 3 फीट 6 इंच है और हील की जो थिकनेस है वो 1 फीट है और हील की और टो की यानी बेस की थिकनेस, तो बेस की जो लेंथ है वो 5 फीट 3 इंच है। हील प्रोजेक्शन 12 इंच है और टो प्रोजेक्शन 9 इंच है।
और जो रिटेनिंग वॉल हाइट है वो टोटल 11 फीट है, जिसमें स्टीम हाइट 10 फीट है और 1 फीट बेस थिकनेस है। तो दोनों मिलके ये जो है टोटल 11 फीट बन जाएगी। तो ये डाटा आपको गिवन है, आपने ये देखना है कि ये जो बैकफिल मटेरियल इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उस प्रेशर से जो है ना इसकी स्लाइडिंग या ओवरटर्निंग या सॉइल प्रेशर में तो ये फेलियर नहीं आ रहा। तो ये हमने गोया कि इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी अगेंस्ट करेंगे ओवरटर्निंग, ठीक है। तो ओवरटर्निंग स्टेबिलिटी के लिए आपको ओवरटर्निंग मोमेंट चाहिए। ओवरटर्निंग मोमेंट क्या होता है? एक्टिव प्रेशर, टोटल एक्टिव प्रेशर इनटू लीवर आर्म। अब इसमें कोई सरचार्ज नहीं है, ठीक है। सरचार्ज नहीं है तो सिंपल जो ओवरटर्निंग मोमेंट होगा वो ड्यू टू सॉइल प्रेशर होगा। तो सॉइल प्रेशर कैलकुलेट होगा CW²/2 से, इस फार्मूले से। इसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर चाहिए, उसका फार्मूला ये है 1 - sin phi over 1 + sin phi। फाई की वैल्यू गिवन है 35 डिग्री, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो यहाँ से CA निकाल लें 0.271, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद W इसमें क्या है? बैकफिल की डेंसिटी है जो 110 गिवन है, और H 11 फीट है, यानी हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो WH²/2 1804 पाउंड, ये हमारे पास टोटल एक्टिव प्रेशर आ गया। तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल पे, यानी H/3 फ्रॉम बॉटम। तो 11/3 आपने करना है, तो ये हमारे पास गोया कि लीवर आर्म आ जाएगा इस एक्टिव प्रेशर का। तो 3.67 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बेस। सो द ओवरटर्निंग मोमेंट इज m0 इज इक्वल टू एक्टिव प्रेशर इनटू लीवर आर्म। तो 6.62 की फिट ये हमारे पास ओवरटर्निंग मोमेंट आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है बैलेंसिंग मोमेंट। तो ये देखें बॉटम पे, यानी बेस के बॉटम पे हम ये ओवरटर्निंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको जो बैलेंस करेगा, ये मोमेंट क्रिएट हो रहा है इसमें काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके ये जो सेल्फ वेट्स हैं, जैसे स्टीम का वेट है, बैकफिल का वेट है और बेस का वेट है, ये मोमेंट क्रिएट करे क्लॉकवाइज, तभी उसको बैलेंस करेगी, ठीक है जी। यानी इसकी अपोजिट ये, तो इसको यूं काउंटर क्लॉकवाइज ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी, ये इसको बैलेंस करेगा। तो मूवमेंट लें टो के ऊपर, ठीक है। जैसे ये जो मूवमेंट कैलकुलेट किया हुआ है ये भी बॉटम पे किया हुआ है, तो इसका मूवमेंट भी हमने टो पे लेना है, बैलेंसिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको वेट चाहिए और इसका लीवर आर्म चाहिए हर एक वेट का। तो अब स्टीम ट्रिपोजाइडल था, इसको हमने एक रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में कन्वर्ट किया। तो ये देखें रेक्टेंगल का वेट कितना होगा? थिकनेस होगी 1 फीट और हाइट कितनी होगी? 10 फीट, ठीक है। तो ये 10 फीट है, और 1 × 10 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी डेंसिटी के साथ या यूनिट वेट के साथ। तो ये प्लेन कंक्रीट है, तो इसकी यूनिट वेट इसका 145 होगा। तो 1 × 10 × 145, ये W1 आ गया। W2 जो ट्रायंगल है, तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो इसकी बेस लेंथ थी स्टेम की, ये 3 फीट 6 इंच थी। इसमें से 1 फीट माइनस हो गया, तो ये रिमेनिंग रह गया 2 फीट 6 इंच, यानी 2.5 इंटू 10 इंटू 1/2, यानी ये हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 150 के साथ, 145 के साथ। तो ये हमारे पास 1812 आ जाएगा वेट ऑफ स्टिम, यानी ट्रायंगुलर पार्ट। उसके बाद बेस का जो वेट है, बेस थिकनेस इंटू बेस लेंथ इंटू 145। तो बेस थिकनेस 1 फीट है, बेस लेंथ 5.25 है इंटू 145। तो ये बेस का वेट आ गया। अच्छा, ये जो बैकफिल है हील के एंड तक का बैकफिल, इसका भी सेल्फ वेट जो है ना वो कंसिडर करेंगे बैलेंसिंग मोमेंट के अंदर। तो इसलिए ये, क्योंकि ये ट्रिपोजाइडल है, ये भी इसको भी आपने रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में कन्वर्ट किया। तो ट्रायंगल कितना होगा? उसकी बेस उतनी होगी जितनी ये आपकी 2 फीट 6 इंच थी। तो 2 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट इंटू हाफ, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है
जो डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ बैकफिल है 110 के साथ, तो 1/2 × 2.5 × 10 तो ये हमारे पास W4 आ गया। इसी तरह W5 ये 12 इंच है, यानी 1 फीट इंटू 10 फीट इंटू 110, तो 1 × 10 × 110 ये हमारे पास। तो इस तरह आपने ये सब के पांचों के वेट कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, इन पांचों वेट्स को आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा 6.5 की, टोटल वेट आ गया ये 6.5 की। अब आपने हर एक का लीवर आर्म निकालना है। तो फर्स्ट W1 सेंटर पे है, मिडल पे एक्ट कर रहा है, तो यानी 1 फीट के सेंटर पे, तो ये 6 इंच होगा यहाँ तक, और इसमें प्लस 9 इंच जो आपका टो प्रोजेक्शन है, तो ये आपका गोया कि अब 0 पॉइंट पे आ गए। तो यानी इट मीन्स के W1 के लिए लीवर आर्म कितने, 6 इंच प्लस 9 इंच 15 इंच, यानी 1.25 लीवर आर्म आ गया W1 का। तो W1 वेट को मल्टीप्लाई करें W1 लीवर आर्म से, तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा 1.81 की फीट। इसी तरह आप W2 के सेंट्राइड से टो तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये लीवर आर्म होगा 2.6, W3 के सेंट्राइड से टो तक का डिस्टेंस, तो अगर ये टोटल 5.25 है तो 5.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2.625, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोमेंट आ गया। इसी तरह आपने W4 के सेंट्राइड से ये लीवर आर्म निकालना है, ठीक है, और W5 के सेंट्राइड से ये लीवर आर्म निकालना है। तो इस तरह हर एक का लीवर आर्म और उसके वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट आ जाएगा। अब इन पांचों मूवमेंट्स को आपने इनको ऐड करना है, ठीक है जी। ये पांचों को ऐड करेंगे तो ये बैलेंसिंग मोमेंट आ गया 18.44 की फीट। तो ये हमारा ओवर टर्निंग मूवमेंट था 6.62, ये बैलेंसिंग मूवमेंट है 18.44। इन दोनों की रेशियो लें तो ये रेशियो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी रेशियो आएगी 2.82। इट मीन्स के ये रिटेनिंग वॉल सेफ है अगेंस्ट ओवर टर्निंग, तो ये पहला चेक हो गया। दूसरा चेक है कि जी हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो अब स्लाइडिंग फोर्स कौन सी है, एक्टिव प्रेशर जो है, इसको जो बैलेंस करेगा वो रिटेनिंग वॉल का सेल्फ वेट है और फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर हम पैसिव प्रेशर को निगलेक्ट करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, द पैसिव प्रेशर ऑन द टो इज डेड फॉर अ हाइट ऑफ 1 फीट विच इज स्मॉल एंड कैन बी निगलेक्टेड। तो पैसिव प्रेशर आप ना लें, सिर्फ आप स्लाइडिंग रेजिस्टिव फोर्स निकालें, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर 0.5 इंटू 6.5, ये 3.25 फ्रिक्शनल फोर्स है। तो स्लाइडिंग फोर्स कितनी है 1804, यानी 1.804। तो इन दोनों की रेशियो लें, यानी रेजिस्टिव फोर्स 3.25 डिवाइडेड बाय स्लाइडिंग फोर्स 1.804। तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ये फैक्टर हमारा आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 1.8। तो ये पहले दो चेक्स हो गए, यानी स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग। अब आप देखें नेक्स्ट कैलकुलेट द सॉइल प्रेशर अंडर द बेस। अब हमने एक तो ये देखना है कि ये जो रिजल्टेंट आया था, यानी आर की जो वैल्यू आई थी, ये वाला आर, ये बेस को कहाँ पे कट कर रहा है, यानी मिडिल थर्ड में ये कट करना चाहिए। तो इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट की फ्रॉम टो, तो हम रेशो ये लेंगे रेशो ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट डिवाइडेड बाय आर। इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम टो एंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम टो एंड। तो ये बैलेंसिंग मोमेंट है 18.44 माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट 6.62 डिवाइडेड बाय आर 6.5, तो ये 1.82 फिट ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये यानी ये 1.82 फिट रिजल्टेंट कट कर रहा है फ्रॉम टो एंड। अब आप देखें कि जो बिल्कुल सेंटर लाइन है वो टो एंड से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस है 2.62, ठीक है जी, यानी 5.25 का हाफ। तो 2.62 माइनस 1.8 ये करेंगे तो ये हमारे इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 0.8। इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट कट कर रहा है वो सेंटर से 0.8 इंच 0.8 फीट पे है, ठीक है, 0.8
फिट के ऊपर है। एक तो चीज़ आपने ये निकालनी है इसेंट्रिसिटी, और इस इसेंट्रिसिटी को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है आर के साथ, तो ये मूवमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी आ जाएगा, यानी 5.25 5.2 की फिट। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि अब आपके पास रिजल्टेंट जो है वो 1.8 फिट है फ्रॉम टो एंड। अब आपने देखना है कि मिडिल थर्ड में है या नहीं। तो टोटल आपका 5.25 है, इसको आप 3 पे डिवाइड करें, ठीक है जी। तो L/3 किया तो ये 1.75 फर्स्ट थर्ड आ गया, यानी फर्स्ट 1/3 वैल्यू आपकी 0 से लेके 1.75 तक है। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके टो से 1.8। इट मीन्स के रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट थर्ड में लाई नहीं कर रहा, तो ये सेकंड थर्ड में यानी मिडल थर्ड में है। तो यही होना चाहिए। तो मिडल थर्ड में आ रहा है, तो फिर आपकी ये नीचे जो प्रेशर फिगर बनेगी वो ट्रिपोजाइडल बनेगी। ठीक हो गया, यानी फुल बेस के ऊपर आपकी ये प्रेशर आएगा, लेकिन एक तरफ ज़्यादा आएगा एक तरफ कम आएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल सेंटर लाइन पे नहीं है। इसेंट्रिसिटी की वजह से एक तरफ आपकी प्रेशर ज़्यादा है एक तरफ कम है। अब आप Q1 और Q2 कैलकुलेट करें। उसी तरह Q1 का फार्मूला क्या है, R/A यानी P/A। यहाँ पे P हमारा क्या होगा, जो रिजल्टेंट है R/A प्लस MC/I, माइनस करेंगे तो Q2 आ जाएगा। R की वैल्यू 6.5, A हमारा जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, ये जो 5.25 इंटू 1 फिट, तो ये हमारे पास R/A हो गया प्लस M/R/E, ये आपने 5.2 M निकाल लिया, N टू C कितना होगा, हाफ ऑफ बेस लेंथ, यानी 5.25 डिवाइडेड बाई 2, ये C की वैल्यू होगी। और I क्या होगा, I/B/H³/12। ये इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में B क्या होगा, जो आपकी इस के पैरेलल है, यानी इन ऑफ प्लेन आउट ऑफ प्लेन, ये B की वैल्यू है। और H क्या है, जितना आपकी बेस लेंथ है, इसलिए H का क्यूब लेंगे, यानी 5.25 का क्यूब आ गया, B1 आएगा डिवाइड बाई 12, ये फार्मूले का है। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो ये आपने यहाँ से Q1 और Q2 कैलकुलेट करना है। अब आप देखें Q1 की वैल्यू आई है 2.36 किप पर स्क्वायर फिट, Q2 आया 0.12 किप पर स्क्वायर फिट। इस Q1 को आपने कंपेयर करना है जो बेरिंग कैपेसिटी है 2.5। इट मीन्स के जो प्रेशर आ रहा है बेस पर, मैक्सिमम प्रेशर, वो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से कम आ रहा है। ये चेक हो गया। तो फर्स्ट चेक था हमारा ओवरटर्निंग का, सेकंड चेक था स्लाइडिंग का, थर्ड चेक है हमारा सॉइल प्रेशर का। उसके बाद लास्ट में एक और चेक रह गया है, वो चेक क्या है कि अब आपकी क्योंकि फुटिंग थी प्लेन कंक्रीट की, तो प्लेन कंक्रीट की फुटिंग में जो ये टो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इस टो प्रोजेक्शन में टो का जो इनर एंड है, इस पर जो है वो आपने फ्लक्सर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, और उसको कंपेयर करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, ताकि ये ना हो कि टो पे बॉटम पे जो प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे बॉटम पे क्रैक्स डेवलप हो जाएं, जैसे हम प्लेन कंक्रीट में चेक करते थे, बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ यानी मूवमेंट कैलकुलेट करना है एंड पे। इस मूवमेंट को जो है वो C/I से मल्टीप्लाई करना है, यानी MC/I से F आ जाएगा, F को FR के साथ कंपेयर करना है। अब आप मूवमेंट जो अपने निकालना है, तो मूवमेंट के लिए प्रेशर जो फिगर है वो आपकी ट्रिपोजाइडल है, यानी पॉइंट A तक की ये फिगर ट्रिपोजाइडल बनती है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे 2.36 है, और आफ्टर 5 फीट 3 इंच ये वैल्यू 0.12 हो गई, यानी रिड्यूस हो गई है। तो सबसे पहले आपने सिमिलर ट्रायंगल से पॉइंट A के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वर्टिकल, जो कि 2.02 आएगी जब आप सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे। तो अब आपकी ये एक साइड है 2.36, दूसरी साइड है 2.02, और इन दोनों में डिस्टेंस है 0.75। तो आपने इसको इस ट्रिपोजाइडल को एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, और फिर इस रेक्टेंगल का मूवमेंट भी लेना है और ट्रायंगल का मूवमेंट भी लेना है, तो हमारे पास M आ जाएगा। अब आप देखें ये वो
सिमिलर ट्रायंगल से QA निकाला था 2.04। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर मूवमेंट है, यानी 2.04 इंटू 0.75 स्केयर डिवाइडेड बाई 2, यानी WL स्केयर बाई 2 जैसे हम करते हैं। और ये हमारा मूवमेंट ड्यू टू रेक्टेंगल है। नेक्स्ट मूवमेंट ड्यू टू ट्रायंगल है, उसमें पहले ट्रायंगल का एरिया है। एरिया क्या होगा, यानी 2.36 माइनस 2.04, ये 0.32 इंटू 0.75 इंटू 0.5, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल से टू एंड तक का डिस्टेंस, ये 2/3 ऑफ 0.75 है, ये इसका लीवर आर्म है। तो यहाँ से मूवमेंट आ जाएगा 0.63। इस मूवमेंट को आपने C ओवर I से मल्टीप्लाई करना है। C अब हमारे इस केस में क्या होगा, जो इन ऑफ प्लेन, ये C होगा जो बेस की थिकनेस है, यानी 1 फीट 12 इंच, इसका हाफ आप करेंगे C बाय यानी H/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे BH³/12, वो क्या होगा, उसमें क्रॉस सेक्शन जो बनेगा वो 1 फीट का, और 1 फीट जो इन ऑफ प्लेन और आउट ऑफ प्लेन है। तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे BH³/12 में 12 इंच इंटू 12 इंच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो लास्ट स्टेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है जी। क्योंकि लास्ट जो स्टेप है उसमें हमारा एरिया जो बनता था वो ये बेस लेंथ इंटू 1 फीट इन ऑफ प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, ये एरिया बनता था। यूनिट लेंथ ऑफ फुटिंग के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। इस केस में जो बेस एरिया बनेगा वो ये टो थिकनेस इंटू इन ऑफ प्लेन आउट ऑफ प्लेन बनेगा, इसलिए दोनों में C और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो ये आपने MC ओवर I से स्ट्रेस निकाली, इसको फिर आपने मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट के साथ कंपेयर किया। तो ये देखें जो स्ट्रेस आई वो तो 26 PSI है, वो जो कैपेसिटी है वो 410 है। तो इट मीन्स कि ये इसमें क्रैक डेवलप नहीं होंगे, थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से जो कंक्रीट की टेंसाइल कैपेसिटी है वो टेंसाइल स्ट्रेस से ज़्यादा है। सो देयरफॉर द सेक्शन इज एडिक्यूट, नो अदर सेक्शन नीड टू बी चेक्ड। तो इस तरह ये हमने गोया कि यूँ कह लें कि 3 चेक्स हमने किए हैं, पहला 4 चेक्स किए हैं, पहला ओवरटर्निंग का, दूसरा स्लाइडिंग का, तीसरा सॉइल प्रेशर का, और चौथा जो है मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का चेक किया।